नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. मिश्रा, जो जन स्वराज के बड़े नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं। हम उनसे कई सवाल पूछेंगे और सबसे पहला सवाल हमारा यह होगा कि प्रशांत किशोर की सुरक्षा का क्या होगा, क्योंकि आए दिन हमले हो रहे हैं और प्रशांत किशोर बिना सुरक्षा के पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर की सभा हो रही थी और उस सभा में एक नशेड़ी बिल्कुल मंच के करीब आ गया था और उनके मंच के करीब आकर प्रशांत किशोर की सभा में प्रशांत किशोर के भाषण में व्यवधान भी उसने डाल दिया था। पुलिस काफी देर से पहुंची थी। तो ऐसे व्यक्ति जो सभा में इतने करीब आ सकते हैं, वो प्रशांत किशोर पर हमला भी कर सकते हैं। देखिए दिल्ली में क्या हुआ, रेखा गुप्ता जो वहां की सीएम है, कैसे उन पर हमला हुआ। तो क्या हम ये पूछेंगे, यह सवाल पूछने के लिए वाई आर.के. मिश्रा इज अ राइट पर्सन, क्योंकि ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में आपको चिंता नहीं होती है प्रशांत किशोर की सुरक्षा की? प्रशांत किशोर जी की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्षों से बिना किसी सुरक्षा के वे पूरे 5000 गांव तक भ्रमण किए हैं। आज वो बिहार के लोगों के लाडले बन चुके हैं। बहुत सम्मान, प्यार, स्नेह, सहयोग उनको मिल रहा है। लाजमी है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए वो कांटा बन रहे होंगे। बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू ये है, यहाँ पर शासन करने या यहाँ पर सरकार बनाने वाला, सरकार का मुखिया या सरकार के मुखिया को चलाने वाले लोगों को निडरता होनी चाहिए। आज स्थिति है कि बिहार में निडरता लोगों में नहीं रह गई है। इतना आक्रोश जनता में है, लोग डर रहे हैं। हमें इसको काटना पड़ेगा। यदि हम सुरक्षा लेके चलेंगे तो आम जनता से मेरा दुराव होगा। ये तो खतरा भी हो सकता है ना प्रशांत किशोर। अभी देखिए प्रशांत किशोर के लिए कैसे खतरा नहीं हो रहा है। वे भाषण दे रहे हैं, अचानक एक नशे में धुत व्यक्ति एकदम उनके मंच के करीब आ जाता है और नारे लगाने लगता है, दूसरे लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, और इतनी जोर जोर से वहां पर मंच के करीब पहुंचकर नारे लगाता है कि उससे प्रशांत किशोर का भाषण कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। तो यह व्यक्ति प्रशांत किशोर तो सबसे हाथ मिलाते हैं, सबसे गले मिलते हैं। अब सोचिए कि यह व्यक्ति अगर नजदीक पहुंच जाए और हमला कर दे और पुलिस तो काफी देर बाद आई, तो ऐसे में प्रशांत किशोर को सोचना होगा सुरक्षा पर। उसके लिए हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उसका ख्याल रख रहे हैं कि आगे से इससे कैसे रोका जाए। लेकिन हमारी जनसभा में दूसरे पार्टी के लोग यदि झंडा लेकर नशे की हालत में आकर यदि उत्पात करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हमारी पहली जीत है। क्योंकि हम जिस चीज़ को लेकर चले हैं, नोटिस ले रहे हैं हमें कि हम बड़ी ताकत नोटिस ले रहे हैं, उसके अलावा एक खलबली है और आम जनता का स्नेह मिल रहा है। तो हमारे सभा को कल भी गया में लोगों ने कुछ उत्पात किया है। हम लोगों के कार्यक्रम को भी कहीं कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। पारिवारिक लाभ कार्ड के वितरण में भी किसी किसी ज़िले में बदतमीजी तक की गई है। हम लोगों ने कल डीजीपी को ये लिख कर दिया भी है और कहा है कि आप उसको देखिए और ऐसा कीजिए कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी पार्टियों को अपने राजनीतिक कार्यक्रम चलाने की पूरी अनुमति है, छूट है। कोई इसके लिए व्यवधान डालने, हम किसी कार्यक्रम में व्यवधान तो डाल नहीं रहे हैं। हमारे में व्यवधान डाल के यही आप साबित करना चाहते हैं कि आपकी सत्ता शासन है, तो आप अपने पुलिस के माध्यम से यदि करना चाहते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है। तो मिला जुला कर हम ये मानते हैं कि डीजीपी इस पर संज्ञान लिए हैं। कल तो एक बेगूसराय में शाहपुर कमाल में कार्ड वितरण में किसी शिकायत पे पुलिस गई और हमारे कैनोपी को जब्त करने का प्रयास किया। सूचना मिली, तुरंत मैंने एसपी बेगूसराय को फ़ोन किया कि क्या हो रहा है भाई, अभी तो आचार संहिता लागू नहीं हुई, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं एसपी बेगूसराय को बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि विदिन मिनट्स पुलिस ने उसको छोड़ दिया और उसके खिलाफ एसपी ने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और कहा सर आगे से अभी कभी आपके किसी कार्यक्रम को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा।
तो डीजीपी को नॉलेज में है, जहाँ एसपी को कहा जाए, गोपालगंज में भी घटना घटी, वहाँ भी एसपी को कहा गया तो एसपी ने तत्परता से कार्रवाई किया, डीएसपी का तबादला तक हो गया। तो ये सारी चीज़ें साबित करती है कि कहीं ना कहीं जो हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें प्रशासन के लोगों को भी सहयोग है। वे भी एक बेहतर बिहार बनाने की लड़ाई में आपके साथ हैं। साथ हैं और निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं। मैं क्यों उनको दोस्त दूं? प्रशासन का सहयोग हमें हर कार्यक्रम में भरपूर मिला है और खुल के मिला है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम पढ़े लिखे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में रिटायर्ड बहुत सारे IAS IPS सब जुटे हुए हैं और सभी को कानून की ज्ञान भी है, तो गैर कानूनी काम करने में हम लोग कभी भी किसी को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। शालीनता से हम लोग काम कर रहे हैं, तत्परता से काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज हमला हुआ कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए और पत्थर चले, ईंटें चली हैं, कई लोग घायल हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सिर फटा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। प्रशांत किशोर ने तो इतने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के महारथियों से पंगा ले लिया है। दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और नए नए ऐलान कर रहे हैं कि अभी और चैप्टर्स आने हैं। क्या होगा अगर किसी दिन जन सुराज के दफ्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह से चढ़ाई कर देंगे? तो बेईमानों में क्षमता नहीं होती है। मैं पुलिस में काम किया हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे पास कोई ज़्यादा बल नहीं होता है। अपराधियों के पास हथियार भी ज़्यादा होते हैं, बल भी ज़्यादा होता है और अंधेरे का लाभ भी होता है। लेकिन एक बार समझ में आ जाता है अपराधियों को कि पुलिस है तो वो दुम दबा के भागते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम आपने लिया, इन लोगों ने इतनी आपराधिक घटनाएं किया है, उसका बोझ इतना इनके माथे पे है कि हमारा जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। और उचित सवाल पूछा गया है कि भाई आपने पैसे कहाँ से लाए, आपने हत्या के आरोप पर है तो उसका क्या आपने कैसे किया, उसके बताया गया कैसे आपने आरोपियों को बचाने के लिए क्या क्या हुआ है। और उसमें सारी पार्टियां, आरजेडी के राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री जी के मुंह बोले भाई बन के आप रह रहे हैं। आपके उस मेडिकल कॉलेज में जिसको आपने हड़पा है उसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, के बच्चों को आपने एडमिशन दिया था। ये सारी चीज़ें तो लिखित में है। तो जब आप इतने बेईमान, आपका इतना नियत बेईमानी का, एक अल्पसंख्यक चिकित्सा महाविद्यालय को आपने हड़पा है, तो किस मुंह से आप बोलिएगा? नहीं, अगर जनसुराज पर इस तरह से हमला हो गया तो जनसुराज क्या करेगा? हम लोग भी बिहार में जब आए तो ये सोच के आए कि इतने कमजोर नहीं कोई धकिया देगा। बाहुबल में शक्ति है ना, पुलिस की ट्रेनिंग लेके आए हैं। मतलब जलजला आ जाएगा अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो बिहार में। यदि आप हमको छेड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जलजला आ जाएगा। वो तो छेड़ के देखे तब पता चलेगा कि क्या होगा, कैसा होगा। तो हमारे समर्थकों में शालीनता है। हम गांधी जी के अनुयायी हैं, उनके विचारधारा को मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यदि हमको छेड़ोगे और गलत ढंग से छेड़ोगे तो फिर बिहार की व्यवस्था बदलने का कसम लेके आए हैं, संकल्प लेके आए हैं, उसके लिए हर हद तक पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर के कुछ बयानों से बिहार की राजनीति में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज बिहार के गांव-गांव का बच्चा प्रशांत किशोर को जानता है और प्रशांत किशोर के बारे में जानने की इच्छा रखता है। उसे लगता है कि कुछ नया हो रहा है और उसका सिक्स सेंस ऐसा कहता है कि हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला हो, तो वो इंटरेस्टेड है जानने समझने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर के दो बयान आए हैं जिससे कन्फ्यूजन बना है, संशय की स्थिति बनी है। पहला बयान कि अगर हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, हमारे 10, 20, 25 विधायक जीतते हैं तो मैं अपने विधायकों को आज़ाद कर दूंगा कि वे किसी भी राजनीतिक दल में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे बहुत ही निराशा की स्थिति बनी है जन सुराज के प्रति आशा भरी नज़रों से देखने वाले आपके समर्थकों के बीच। उनके इस बयान को इस तरह देखा जाए कि वो इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, उनको पूर्ण भरोसा है कि उन्हें 10-5 सीट नहीं आएगा, उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का मौका मिलेगा। ये उनका आत्मविश्वास से लबरेज
जो भावना है उसका उद्बोधन है। रही सवाल कि जो 10-5 विधायक आएंगे, तो हमारा विधायक कोई छुई मुई नहीं है। हमारा विधायक की अपनी एक स्वाभिमान है। उसने शपथ खाई है जनसुराज से बिहार की व्यवस्था बदलने की। सत्ता में आने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। और ये प्रथम बार लोग चुनाव जीत के आने वाले लोग हैं। ऐसे लोग, हमारे एक समर्थित विधायक एमएलसी आफाक की जीत 2023 के अप्रैल माह में हुई, 2 वर्ष से अधिक हो गया है। वो आज हमारे साथ अक्षुण्ण बने हुए हैं। उनके साथ पर्याप्त अवसर था जहां वो पार्टियों में जाके मंत्री बन सकते थे। उन्होंने समर्थित थे, निर्दलीय हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। तो हमारी पार्टी में सही लोग, सही सोच के लोगों को ही हम लोग टिकट देते हैं। आजमा के टिकट दे रहे हैं, इतना खोजबीन करके टिकट दे रहे हैं, बहुत तरह का प्रजातांत्रिक तरीके से टिकट दे रहे हैं। तो एक राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक और नैतिक दबाव रहेगा हमारे विधायक पर। मतलब आप एक विधायक भी जीतेगा तो कहीं नहीं जाएगा। और यदि प्रशांत किशोर जी कह भी देंगे कि चले जाओ, या अध्यक्ष कह भी देंगे कि जहां जाना जाओ, नहीं जाएगा, तो मैं जानता हूं कि वो उसकी वफादारी अपने पार्टी की तरफ रहेगी। वो मर मिटेगा लेकिन अपने पार्टी से गद्दारी कभी नहीं करेगा। वो रहेगा, बना रहेगा। और 10-15 रहेंगे तब तो सवाल ही नहीं कहीं जाने का। तो मेरा पूर्ण विश्वास है, जितना मैंने 3 वर्षों में लोगों को के साथ काम किया हूँ, जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई डिगेगा नहीं। जनसुराज एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। गांधी जी की विचारधारा है, त्याग बलिदान की परिपाटी रखने वाली पार्टी है। यहाँ पर कोई जाएगा नहीं। ये प्रशांत जी का बयान उनके उस कॉन्फिडेंस का, जो उनका आत्मविश्वास है, उनको भरोसा है। जितनी भीड़ आ रही सभाओं में, एकदम लोग स्वतःस्फूर्त आ रहे हैं। कल गया के में जो भीड़ आई, जो संख्या थी, उसका अनुमान तो कोई 70,000 तक लगाता है। मैं उतना नहीं कहूँगा, बल्कि 25-30 हज़ार लोग भी आ रहे हैं। और 70 आए तो समझ लीजिए कि जलजला आने वाला है। इस जलजला को रोक नहीं पाएंगे। और इस जलजला का वो आत्मविश्वास से लवरेज बयान है। उन्होंने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा है, मेरा एक भी विधायक कहीं जाने वाला नहीं है। यदि किसी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उनको कोटा पूरा हो जाएगा, तो वो सपना ना देखे। सरकार तो बनेगी जनसुराज की। जनता तो जनता की जनसुराज की सरकार जनता की सरकार बनाएगी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 35 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी के कारण जनता आतंकित है, आक्रोशित है, भ्रष्टाचार से आकन डूबी है। जमीन के सर्वे में घर घर में झगड़ा लगा दिया है। इतनी बेईमानी है, रोज नियम बदलते हैं, रोज अमीन को बर्खास्त करें, कुछ भी कर लें। करप्शन का जो हाल इन्होंने ज़मीनों में बना दिया है, गांव-गांव में लोग त्राहिमाम है, उससे निजात पाना चाहते हैं। इसलिए वर्तमान सरकार को जाना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो दिख रहा है। और इसीलिए पार्टियां आक्रमण कर रही है हमारे। और दूसरी बात जो सबसे है कि क्या इनके जाने के बाद उसको लाएंगे जिस पर 15 साल के जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है। क्या होता था पटने में, शोरूम से गाड़ियां खींच लिया जाती थी, फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खींच के ले जाए जाते थे, ज्वेलरी हाउस से ज्वेलरी उठा के ले जाए जाते थे। कब हुआ? उसी 15 वर्ष में हुआ ना। महिला 5 बजे हाईकोर्ट ने कहा कि जंगल राज, पटना हाईकोर्ट ने कहा जंगल। महिलाओं को 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। 7 बजे के बाद यदि कोई किसी का पति व्यापारी यदि घर नहीं लौटता था तो पत्नी फोन करके कहाँ हो, अपहरण का उद्योग चलता था। क्या हम उस व्यवस्था को वापस लाएंगे? कभी नहीं। और जो लहजा है, एक हमने वीडियो देखा था कि आरजेडी के एक विधायक ने एक दलित पंचायत पदाधिकारी को जिस तरह से गाली दिया, जैसे धमकी दिया, वीरेंद्र ने, मनेर के विधायक। यस, जो वो इस पार्टी का कल्चर है, संस्कार दिखलाता है। तो क्या बिहार के लोग फिर से उसमें जाएंगे? मैं जानता हूं कि बिहार के लोगों में इतनी सुचिता, इतना बच गया है अहम, और इतना उनको अधिकार है कि न तो वर्तमान भ्रष्टाचारी व्यवस्था को रखेंगे, न पुराने जंगल राज को आने देंगे। तो विकल्प तो जनसुराज ही बचता है। और सर्वे बता रहा है कि 60 से 65%, 100 में 65 लोग चाहते हैं कि व्यवस्था में बदलाव हो। तो मैं
निश्चिंत हूँ। और इसलिए ये जो बयान प्रशांत जी का था उसी विश्वास का प्रतीक और उद्बोधन था, एक्सप्रेशन था। एक और बयान है प्रशांत किशोर का जो बड़ा जिसे लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। हज भवन में अल्पसंख्यकों के अकलियत के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ खड़े होते हैं, जैसे मेरे कहने पर पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक ने, अकलियत ने वहाँ ममता बनर्जी टीएमसी के लिए वोट किया, वैसे अगर आप बिहार में भी मेरे साथ मजबूती से खड़े होकर जनसुराज की सरकार बनाते हैं, तो जैसे पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान हुआ, वैसे ही बिहार में भी अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान होगा। इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा मानी जा रही है, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल का मॉडल बिहार को कैसे दिखा सकते हैं जब पश्चिम बंगाल में रोज सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, अव्यवस्था की स्थिति है, लॉलेसनेस की स्थिति है, भीड़ राज है। इसको इस तरह देखा जाए कि हमने ये वादा किया है, हमने यही वादा क्यों किया है कि देखिए समाज को लोगों ने बांट रखा। 75 वर्ष की राजनीति में समाज को आपने जाति और धर्म के रास्ते में बांट दिया है, और पूरे बिहार में 5 संवर्ग में एक दिखता है, एक सामान्य, एक अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। तो समाज 5 भागों में राजनीतिक पार्टियों ने विभक्त कर दिया पहले से। हम जब राजनीतिक पार्टी लेके यहाँ आए हैं उसके पहले से समाज 5 भागों में विभक्त है। ये एक मॉन्स्टर है, आपने मॉन्स्टर पैदा कर दिया। इसी को आधार बना के आप जाति को जात से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं, राजनीतिक पार्टी का वोट बटोरते हैं। हमें इससे बचना है, लेकिन बचने के लिए हम यदि आइडियल बात करते रहेंगे और पढ़े लिखे की बात करेंगे तो कहेगा देखिए इनको तो सामाजिक समीकरण का ख्याल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने खुला ऐलान किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा कोई मेरा नारा नहीं, हम लोग का नारा नहीं, ये समाजवादियों का नारा है। लेकिन समाजवादियों ने इस नारा को भुला दिया, उसके आधार पे इन्होंने परिवारवाद की गंगा बहाया है। समाजवादियों ने आबादी के हिसाब से यहाँ पर जातीय जनगणना की गई। जातीय जनगणना से क्या निकला कि 35 वर्षों में दलित के 3% बच्चे, अकलियत समाज के 7% बच्चे और अति पिछड़ा के 6% या 5% बच्चे ही मैट्रिक पास कर पा रहे हैं। बताइए भला, जिसकी जनसंख्या 80% हो उसके 7% बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हो और यूनिवर्सिटी की बात हम करेंगे। तो क्या किया आपने? जो आपके वोटर हैं उनके बच्चों के लिए किया क्या? आवाज दे के छोड़ दिया, शिक्षा नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। तो इसीलिए बिहार के ये नौजवान पूछ रहे हैं लोगों से, क्या जाति और धर्म में फंसा के हम लोग को मारते रहोगे या कभी हमारे भला की भी बात करोगे? तो इसीलिए जो बात बहुत अच्छी है कि जिसकी जितनी हिस्सा होगी, यदि मुसलमानों की जनसंख्या 18% है तो उनको 40% दिया जाना है। यह हमारे सामान्य हमारे संविधान में है। हिस्सेदारी भागीदारी संविधान में बनाया गया। अति पिछड़ा को 70 सीट दिया जाना है, 36% आबादी है तो दिया जाना है। ये संविधान हमारे पार्टी के संविधान की घोषणा है। तो प्रशांत जी ने इसी चीज़ को कहा कि यदि आपको हम कोई बधिक चीज़ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको 40% सीट देके आपकी आबादी के अनुपात में सीट देने की बात आके, इसमें कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ या तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारे संविधान का दायित्व है, ये तुष्टिकरण नहीं हो सकता है। बाकी वेस्ट बंगाल का क्या मॉडल है, क्या उनको मिला, वहाँ की क्या स्थिति है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। हम वहाँ की वर्तमान जो स्थिति है वो बिहार में कैसे होगा, कैसे हो सकता है। हमने पहले जब वादा किया कि फर्स्ट डे से लॉ एंड ऑर्डर में परिवर्तन होगा, हमारे डिसीजन हार्श होंगे। सत्ता में आने पर हमारे डिसीजन किसी के तुष्टिकरण का नहीं होगा। अपराधी कहीं का हो, किसी जाति धर्म का हो, दंगा फैलाने वाला किसी जगह का हो, सड़क को जाम करके गुंडागर्दी करने वाला किसी पार्टी से जुड़ा हुआ किसी जाति धर्म का हो, वो सिर्फ अपराधी होगा। कानून उसके साथ न्याय करेगा और उसको कानून के शिकंजे में ला उसको लाया जाएगा और त्वरित न्याय की व्यवस्था होगी। तो जब तक दृढ़ता से नहीं शासन चलाया जाएगा तब तक बिहार की स्थिति को, अराजक स्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए प्रशांत जी के उस बयान में जो उन्होंने दिया हज भवन में, उसका सिर्फ इतना मायने है कि बिहार के सभी लोगों को उनका हक मिलेगा। जो हक मुसलमानों का है वो भी मुसलमानों को वो हक मिलेगा। मतलब हर समाज का हक है। यदि आज दलितों की आबादी सबसे गरीब है तो दलितों के बाद सबसे गरीब आबादी मुसलमानों की है। हम लोगों ने 5000 गांव की यात्रा के दौरान देखा है कि मुसलमान के गांव को खास करके दोनों पार्टियों ने, एनडीए ने भी और इंडिया ने भी, कभी भी ध्यान नहीं दिया कि एक को तय है कि भाई ये वोट तो मुझे मिलेगा, विकास करना नहीं है, दूसरे को तय है कि ये जो हमको वोट देते नहीं, विकास करना नहीं है। तो क्या यदि उनके गांव का विकास करना तुष्टिकरण होगा? वो भी तो बिहारी हैं। तो हर गांव में नाले का निर्माण होगा तो मुसलमानों के गांव में भी होगा। नौकरियां मिलेंगी तो मुसलमानों को भी मिलेंगी। बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो इसका फायदा उनको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। इसीलिए प्रशांत जी का कहना है कि यदि आप हमारे साथ आकर वोट करेंगे तो आज जिस गुर्बती में आप हैं, गरीबी में हैं, जिस मुफलिसी में हैं, जिस तरह के गंदगी में आप जीने को मजबूर हैं, हम उससे आपको निकालेंगे। हमने आंख से देखा है ना, बगल के गांव अच्छे हैं, मुसलमान के गांव में नाला का पानी बज बज करके सड़क पे आता है हर समय और वो सूखता है। और अधिकांश गांव में इस कारण से लोग टीबी के मरीज बन रहे हैं, दमा के मरीज बन रहे हैं। तो उसको सुधारना तुष्टिकरण नहीं हो सकता है। बिल्कुल। हम बिहारियों के विकास की बात करेंगे। हमारा नारा है कि हमारी जाति है बिहारी, धर्म है जनसुराजी। हम हर बिहारी के आंसू को पोंछेंगे, हमारा ये भी लक्ष्य है। देखिए, हमने चूँकि आपने कहा है कि 15 एकड़ जमीन लेके हर 40,000 गांव में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जहां होमलेस जो 8 करोड़ जनसंख्या है उसको दो कमरे का आवासन दिया जाएगा, ताकि सड़कों के किनारे, गलियों के किनारे, नालियों के किनारे, नहरों के किनारे जो लोग बस के अमानवीय जीवन जी रहे हैं उनका कम से कम भविष्य सुधार, उनके बच्चों का भविष्य सुधार दें। अच्छे जगह रहेंगे, अच्छे साफ सुथरे घर में रहेंगे तो सोच भी अच्छा होगा, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी होगी, तरक्की होगा। हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, अगरे भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, दलित भी होंगे, महादलित भी होंगे, सब एक साथ रहेंगे उस रेजिडेंशियल कॉलोनी में। ये हम लोग का उद्देश्य है। सिंगापुर मॉडल घर बना के आप इंदिरा आवास में घोटाला, शौचालय में घोटाला, उस सब पैसे को जमा करो, बना दो 15 एकड़ जमीन में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, देखिए बदल जाएगा। 40,000 गाँव में 40,000 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना बिहार की पूरी ग्रामीण व्यवस्था की बदल जाएगी। तो सुना आपने, पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा जो जनसुराज के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों को लेकर, जिन भी सवालों को लेकर कन्फ्यूज़न हो रहा था, प्रशांत किशोर के जो उनकी तरफ से जो घोषणाएं हुई थी 15-20 विधायकों को लेकर और पश्चिम बंगाल मॉडल को लेकर, इन्होंने बड़ी बेबाकी से और साफगोई से बातों को रखा और चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो आपको क्या लगता है, जो बातें पूर्व आईपीएस अधिकारी जनसुराज के बड़े नेता आरके मिश्रा ने उठाई है, वो बिहारियों के दिलों को कितना छूने वाली है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।